देखिएगा अपन इसमें दृढ़ पिंडों का संतुलन और बल युग्म इसके बारे में अपन जान चुके थे। इस पर आधारित जो आंकिक प्रश्न था वो भी अपन ने हल कर लिया था और ये भी देख लिया था कि अपन किसी ढक्कन को जब खोलते हैं किसी भी पात्र से तो उसको किस प्रकार बल युग्म की सहायता से वो खुलता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट अपन इसमें जानने जा रहे हैं वो है आघूर्णों का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम। तो नेक्स्ट टॉपिक जो अपन डाल रहे हैं वो है आघूर्णों का सिद्धांत। देखो आघूर्णों का जो सिद्धांत है इसे अपन दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला अपन इसे कैसे कह सकते हैं, पहले अपन इसका कथन लिख लें, पहले ये जान लें कि ये सिद्धांत है क्या, उसके बाद फिर अपन इसका स्पष्टीकरण करेंगे। तो सबसे पहले अपन सिद्धांत को जाने। ये सिद्धांत ये कहता है कि किसी पिंड को घूर्णी संतुलन में होने के लिए उस पर कार्यरत विभिन्न बलों के एक स्थिर बिंदु के परितः, किसी स्थिर बिंदु के परितः आघूर्णों का बीजगणितीय योग क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। यानी कि अपन कथन को योग कह सकते हैं आघूर्णों का सिद्धांत है क्या, किसी पिंड को घूर्णी संतुलन में होने के लिए, किसी पिंड को घूर्णी संतुलन में होने के लिए, किसी पिंड को घूर्णी संतुलन में होने के लिए उस पर कार्यरत किसी पिंड को घूर्णी संतुलन में होने के लिए उस पर कार्यरत विभिन्न बलों के, किसी पिंड को घूर्णी संतुलन में होने के लिए उस पर कार्यरत विभिन्न बलों के एक स्थिर बिंदु, विभिन्न बलों के एक स्थिर बिंदु के परितः या उसके सापेक्ष भी कहते हैं, एक स्थिर बिंदु के परितः किसी पिंड को घूर्णी संतुलन में होने के लिए उस पर कार्यरत विभिन्न बलों के एक स्थिर बिंदु के परितः आघूर्णों का बीजगणितीय योग शून्य होना चाहिए। बीजगणितीय योग शून्य होना चाहिए। यही क्या है, आघूर्णों का सिद्धांत है। अथवा इसी सिद्धांत को आप ऐसे भी कह सकते हैं। देखिए अथवा करके भी अपन लिख सकते हैं। अपन इसी सिद्धांत को यूं भी कह सकते हैं कि घूर्णी संतुलन में पिंड पर कार्यरत, घूर्णी संतुलन में पिंड पर कार्यरत, घूर्णी संतुलन में पिंड पर कार्यरत वामावर्ती, पिंड पर कार्यरत वामावर्ती यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, घूर्णी संतुलन में पिंड पर कार्यरत वामावर्ती यानी एंटी क्लॉकवाइज आघूर्णों का योग, एंटी क्लॉकवाइज आघूर्णों का योग, वामावर्ती आघूर्णों का योग, क्लॉकवाइज या यूं कह सकते हैं अपन दक्षिणावर्ती, यानी कि क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्ती यानी कि क्लॉकवाइज आघूर्णों के योग के बराबर होना चाहिए। क्लॉकवाइज आघूर्णों के
योग के बराबर होना चाहिए। यही क्या है, आघूर्णों का सिद्धांत है। अब देखिएगा कि योग के बराबर होना चाहिए, अर्थात क्लॉकवाइज आघूर्ण, आघूर्ण का मतलब होता है लंबवत दूरी का गुणनफल कर दें तो देखो भैया अपन जानते हैं बल आघूर्ण टो 1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, टो 2। तो टो इज इक्वल टू क्या है, देखिए अर्थात मैं यूं कह सकता हूं कि क्लॉकवाइज, क्या कहा मैंने, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, यानी कि टो 1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, टो 2। या मैं इसे कह सकता हूं D1, चलो इसे मैं R1 के रूप में भी ले सकता हूं, या इसे आप कह सकते हैं R1 इंटू F1 इज इक्वल टू, या इसे लंबवत है तो ये R1 F1 बन गया ना, यानी R1 F1 इज इक्वल टू R2 F2। ये लो, इस तरह से अपन इसे लिख सकते हैं। ध्यान रहे क्लॉकवाइज आघूर्ण को अपन लेंगे पॉजिटिव, क्लॉकवाइज जो आघूर्ण है इसे लिया जाएगा पॉजिटिव, और जो एंटी क्लॉकवाइज आघूर्ण होगा उसे लेंगे अपन नेगेटिव। तो देखो यहां मैंने लिखा है R1 F1 इज इक्वल टू R2 F2। अब यहां पर R1 F1 क्या है, देखो इसको एक साधारण सा देखो, जैसे मान लिया कोई दंड तुला है, कोई तराजू है डंडी वाली, और उस तराजू का ये छड़ है, ये कोई दंड तुला है। देखो दंड तुला इस तरह की जो व्यवस्था होती है, अपन कहते हैं लीवर यानी कि उत्तोलक। ये है क्या, इसमें भी अपन भी पढ़ेंगे। अब देखें भाई, अगर इसके ये सिरा A है और ये सिरा B है, सिरे A और B पर परस्पर समानांतर बल लग रहे हैं। यहाँ बल F1 है, यहाँ बल क्या है, F2 है। इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज, ऐसे डायरेक्शन है। यहाँ ये इसका अभिलंब, यहाँ इसका आधार, शूरधार जिसे अपन बोलते हैं। देखो यहाँ पर इस पर ये अभिलंब, ये वाली जो डिस्टेंस है ये है इस पॉइंट से R1, ये पॉइंट है O, ले लेते हैं अपन इसे, और ये है R2, ये लीजिए, ये पॉइंट नंबर क्या है, O है। तो देखो R1 F1, ये बल F1 हो गया, R1 ये डिस्टेंस हो गई, R2 ये वाली डिस्टेंस हो गई, और F2 ये वाली डिस्टेंस हो गई। अर्थात मैंने लिख दिया R1 F1 इज इक्वल टू R2 F2। अब देखो यहां फिर गौर करेंगे आप, जो R1 है इसे कहते हैं अपन भार भुजा, यानी इधर कोई भार रखा हुआ है, यह है इस फॉर्मूले के अंदर भार भुजा, यानी कि इसे अपन कहेंगे लोड आर्म। लोड आर्म इनटू F1, यह है यहां पर भार यानी कि लोड, इज इक्वल टू R2। R2 को अपन कहते हैं प्रयास भुजा, यानी एफर्ट्स आर। प्रयास भुजा, या इसे अपन कहते हैं एफर्ट्स इनटू ये जो F2 है इसे अपन कहते हैं प्रयास यानी कि एफर्ट। ये बल होता है। तो ये अपने पास फॉर्मूला है R1 F1 इज इक्वल टू R2 F2, जहां पर R1 है भार भुजा यानी कि लोड आर्म, और F1 है भार जिसको कि अपन उठाएंगे, R2 है प्रयास भुजा जिसकी सहायता से उठा रहे हैं, और F2 क्या है, प्रयास यानी कि एफर्ट्स है। और ये जो फॉर्मूला अपने पास बना है, इस फॉर्मूले को ही अपन कहते हैं, इसे ही उत्तोलक के लिए आघूर्णों का सिद्धांत कहते हैं। इसे ही उत्तोलक, ध्यान रखना, उत्तोलक यानी एक प्रकार की मशीन जिसे अपन कहते हैं लीवर भी कहते हैं। इसे ही उत्तोलक यानी कि लीवर के लिए, उत्तोलक के लिए
आघूर्ण, इसे ही उत्तोलक के लिए क्या कहते हैं, आघूर्णों का सिद्धांत कहते हैं। इसे ही उत्तोलक के लिए आघूर्णों का क्या कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं। ये अपने पास अगर केवल आपसे पूछा जाए आघूर्णों का सिद्धांत क्या है, इसे बताइए, तो आपको ये इस तरह से एक्सप्लेन कर देना है। अब अपन इसका स्पष्टीकरण करेंगे कि ये सिद्धांत क्या है, कैसे है। अब अपन इसे एक्सप्लेन करेंगे। ये फॉर्मूला अपने पास कैसे बन रहा है, R1F1 इज इक्वल टू R2F2। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसे एज इट ऐसे के ऐसे एक बार आप इसे क्या करें, नोट कर लें। फिर इसके बाद आघूर्णों का जो सिद्धांत है इसका अपन क्या करेंगे, स्पष्टीकरण करेंगे। ध्यान रहे, क्लॉकवाइज जो है उसे पॉजिटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसा लेंगे अपन, नेगेटिव लेंगे। तो देखिए, अब अपन इस आघूर्णों के सिद्धांत का करते हैं स्पष्टीकरण, या यूं कह दें इसकी व्याख्या, एक्सप्लेनेशन अपन इसका देख रहे हैं। तो देखिए, इसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, एक उत्तोलक लेते हैं, यानी कि एक तुला दंड कह सकते हैं अपन उसे। ये रहा, ये उस दंड तुला या उत्तोलक, ये छड़ है। देखिए, आदर्श उत्तोलक का मतलब क्या है, एक पतली छड़, यानी कि नगण्य द्रव्यमान की जो छड़ है, जिसका द्रव्यमान नगण्य हो, वही क्या है, एक आदर्श उत्तोलक है। देखिए, ये नगण्य द्रव्यमान की जो छड़, लेकिन साथ में उसकी लंबाई के अनुदिश लिए गए किसी बिंदु के परितः वो क्या हो, घूम सकती हो। लंबाई के अनुदिश लिए गए किसी बिंदु के परितः अगर वो घूम सकती है तो ही क्या है, वो उत्तोलक है, छड़। अब देखिए, इस छड़ के लिए ये A और ये B बिंदु, A बिंदु पर बल है F1, B बिंदु पर बल है F2। दोनों बल एक दूसरे के समानांतर हैं, एक दूसरे के समानांतर हैं, ये इधर और ये इधर, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन है अपने पास। या यूँ कह सकते हैं अपन, दंड तुला के लिए अपन इसे पढ़ रहे हैं, या यूँ कह सकते हैं तुला दंड कह दो या तुला छड़ कह दो, इसके लिए है। यहाँ अपने पास ये कोई शूरधार है, ये लो। यहाँ आप क्या देख रहे हैं, यहाँ एक इसके ऊपर एक प्रतिक्रिया बल होगा भाई, इसे अपन आलम भी कहते हैं। ये प्रतिक्रिया बल क्या है, R है। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मैंने ली है R1 और ये डिस्टेंस मैंने ली है R2। R1 और R2, और प्रतिक्रिया बल क्या लिया है मैंने, इसमें कैपिटल R को लिया है। ये आपने देख लिया होगा। अब थोड़ा सा अपन इसके बारे में लिख लें कि एक आदर्श उत्तोलक है क्या, देखो, एक आदर्श उत्तोलक यानी कि आइडियल लीवर। एक आदर्श उत्तोलक यानी नगण्य द्रव्यमान की हल्की छड़, नगण्य द्रव्यमान की हल्की छड़। एक आदर्श उत्तोलक यानी कि आइडियल लीवर, नगण्य द्रव्यमान की हल्की छड़, जो अपनी
लंबाई, जो अपनी लंबाई के अनुदिश लिए गए, जो अपनी लंबाई के अनुदिश लिए गए, जो अपनी लंबाई के अनुदिश लिए गए किसी बिंदु के परितः घूम सकती है, लिए गए बिंदु के परितः घूम सकती है। ये लो एक आदर्श उत्तोलक। आदर्श उत्तोलक से तात्पर्य नगण्य द्रव्यमान की हल्की छड़ जो अपनी लंबाई के अनुदिश लिए गए बिंदु के परितः घूम सकती है, वो एक आदर्श उत्तोलक होता है। एक आदर्श उत्तोलक मैंने लिख ही दिया। एक आदर्श उत्तोलक नगण्य द्रव्यमान की हल्की छड़ जो अपनी लंबाई के अनुदिश लिए गए बिंदु के परितः घूम सकती है। एक आदर्श उत्तोलक तुला दंड, ये लिख सकते हैं अपन, तुला दंड के रूप में हो सकता है। ये ले दिया अपन ने। एक आदर्श उत्तोलक यानी कि नगण्य द्रव्यमान की हल्की छड़ जो अपनी लंबाई के अनुदिश लिए गए बिंदु के परितः घूम सकती है, तुला दंड के रूप में हो सकता है। अब देखिए यहां अपन ने क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, ये तो मैंने लिख दिया। अब ये जो डायग्राम में जो कुछ मैंने लिखा है, जो कुछ दर्शाया है, उसके बारे में अपन लिख देते हैं कि दो लंबवत बल किसके हैं, इस छड़ के। यही कह सकते हैं दो बल F1 व F2 जो एक दूसरे के समानांतर हैं उत्तोलक के सिरों पर, इसके लंबवत तथा आलंब, जो कि यहां R प्रतिक्रिया बल लग रहा है। पहले अपन लिखते हैं दो बल F1 व F2, दो बल F1 व F2 जो एक दूसरे के समांतर हैं, जो एक दूसरे के समांतर हैं। दो बल F1 व F2 जो एक दूसरे के समांतर हैं उत्तोलक के सिरों पर। उत्तोलक के सिरों पर, इसके लंबवत के सिरों पर इसके लंबवत, वे उत्तोलक यूं हैं, इसके कैसे लग रहे हैं, लंबवत तथा आलंब, इसके लंबवत तथा आलंब। देखिए भाई आलंब है क्या, ये बिंदु है जिसके सापेक्ष घूम रहा है, भाई यही तो बिंदु है। तथा आलंब यानी वह बिंदु जिसके परितः उत्तोलक घूम सकता है, तथा आलंब यानी कि वह बिंदु जिसके परितः उत्तोलक घूम सकता है। F1 व F2 जो एक दूसरे के समांतर है उत्तोलक के सिरों पर, इसके लंबवत तथा आलंब से क्रमशः, तथा आलंब से क्रमशः कितनी कितनी दूरियों पर है, R1 और R2, तथा आलंब से क्रमशः R1 वे R2 दूरियों पर लगाए जाते हैं। क्रमशः है R1 व R2 दूरियों पर
पर लगाए जाते हैं। दो बल F1 व F2 जो एक दूसरे के समांतर हैं, उत्तोलक के सिरों पर इसके लंबवत तथा आलंब से क्रमशः, आलंब ये बिंदु हो गया, से क्रमशः R1 व R2 दूरियों पर लगाए जाते हैं। यह उत्तोलक यांत्रिक रूप से संतुलित होने का मतलब क्या है? देखो, यह उत्तोलक यांत्रिक रूप से, यह उत्तोलक यांत्रिक रूप से एक संतुलित निकाय है। यांत्रिक रूप से एक संतुलित निकाय है। यह उत्तोलक यांत्रिक रूप से क्या है? एक संतुलित निकाय है। आलंब पर बलों का प्रतिक्रिया बल कैपिटल R अपन ने ले लिया। आलंब पर बलों का प्रतिक्रिया बल क्या है? कैपिटल R है। आलंब पर बलों का प्रतिक्रिया बल कैपिटल R है। अब देखिएगा, दो तरह के संतुलन देखेंगे अपन। एक तो स्थानांतरीय संतुलन की बात करेंगे, एक अपन घूर्णी संतुलन की बात करेंगे। स्थानांतरीय संतुलन का मतलब तो क्या है कि बलों का टोटल योग क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। यानी कि यूं कह सकता हूं मैं, स्थानांतरीय, देखो स्थानांतरीय संतुलन हेतु, स्थानांतरीय संतुलन हेतु गौर कीजिएगा, ये प्रतिक्रिया बल R इस तरफ है और ये बल दोनों क्या है? इस तरफ है। तो स्थानांतरीय संतुलन का मतलब हो गया R माइनस F1 माइनस F2 इजिकल टू क्या होना चाहिए? 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 स्थानांतरीय संतुलन के लिए। फिर अपन बात करें घूर्णी संतुलन के लिए, तब देखो घूर्णी संतुलन के लिए, घूर्णी संतुलन के लिए क्या होगा कि R1 F1 माइनस R2 F2 इजिकल टू क्या होगा? 0। क्यों होगा? क्योंकि ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, तो कुल योग इनका क्या होगा? 0। परिमाण इनका बराबर होना चाहिए, तभी संतुलन में हो गई। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर, आ गई मेरे पास 2 आ गई। अब देखो यहाँ वही पॉइंट में, इससे आगे के बिंदुओं को भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इससे आगे के पॉइंट को, कि यहाँ पर F1 भार है, यहाँ कौन क्या क्या है? देखो यहाँ F1 भार है। F1 क्या है? भार है, जिसके बारे में पहले भी लिख चुके हैं। यहाँ F1 भार है जिसकी आलंब से दूरी, भार है जिसकी आलंब से दूरी स्मॉल r1 है, स्मॉल r1, जिसकी आलंब से दूरी स्मॉल r1 भार भुजा यानी कि लोड आर्म, LOAD, लोड आर्म। F1 भार है जिसकी आलंब से दूरी स्मॉल r1 भार भुजा कहलाती है। एवं F2 जो बल है, एवं F2 क्या है? देखो ये भार है, F2 क्या है? एक प्रयास है भार को उठाने के लिए। F2 यूं कह सकते हैं, एवं F2 भार को उठाने हेतु, एवं F2 भार यानी कि लोड को उठाने हेतु लगाया गया बल है, उठाने हेतु लगाया गया, एवं F2 भार को उठाने हेतु क्या है? लगाया गया बल है, जिसे प्रयास कहते हैं। जिसे प्रयास, एफर्ट, जिसे प्रयास कहते हैं। तथा
आलम से इसकी दूरी बुझन कहते हैं, तथा आलम्ब से जिसे प्रयास यानी एफर्ट कहते हैं, तथा आलम्ब से इसकी दूरी, तथा आलम्ब से इसकी दूरी प्रयास भुजा एफर्ट आर कहलाती है। ये लो भाई, यहां F1 क्या है ये अपने नोट कर लिया, F2 क्या है, R1 क्या है, R2 क्या है, ये अपने लिख लिया। तो देखो यहाँ F1 भार है जिसकी आलम से दूरी R1 भार भुजा कहलाती है, एवं F2 भार को उठाने हेतु लगाया गया बल है, एवं F2 भार को उठाने हेतु लगाया गया बल है जिसे प्रयास कहते हैं, तथा आलम से इसकी दूरी, इसकी दूरी स्मॉल r2 प्रयास भुजा यानी एफर्ट आर्म कहलाती है। ये अपन ने पॉइंट लिख दिए हैं, एफर्ट आर्म कहलाती है। अब देखिएगा यहां तक आप इसे एक बार नोट कर लें। अब अपन समीकरण 2 से अगर बात करें तो आप इसको इधर ट्रांसफर करें तो यूं कह सकते हैं, समीकरण 2 से क्या इक्वेशन बन रही है मेरे पास, R1 F1 इज इक्वल टू R2 F2। ये समीकरण नंबर 3 आ गई, और यही क्या है, आघूर्ण का सिद्धांत है। इसे ही अपन क्या कहते हैं, आघूर्ण का सिद्धांत कहते हैं, या इसे ही उत्तोलक के लिए आघूर्णों का सिद्धांत कहते हैं। तो अपन यहां कह सकते हैं, एक बार इसे आप नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें, इसमें फिर आगे कुछ पॉइंटों को और अपन डिस्कस करते हैं इसी में। देखो अपने सारे पॉइंट, एक एक पॉइंट को मैंने आपके लिए इसमें बोर्ड पे लिखा है एज ए नोट्स, इसलिए आप इनको बोर्ड से एज इट ऐसे कैसे नोट कर लें, इनका स्क्रीनशॉट लेकर के इसे अपनी नोटबुक के अंदर इसे लिखें। तो देखिएगा मेरे पास समीकरण नंबर 3 ये आ गई थी, R1 F1 इज इक्वल टू R2 F2। ये समीकरण नंबर 3 मेरे पास आ गई थी। इस समीकरण नंबर 3 को ही अपन क्या कहते हैं, उत्तोलक के लिए आघूर्णों का सिद्धांत कहते हैं। यही उत्तोलकों के लिए आघूर्णों का सिद्धांत है। यही उत्तोलकों के लिए क्या है, आघूर्णों का सिद्धांत है। ये अपन ने यहां चीज क्लियर कर ली है। अब देखिएगा ये जो समीकरण आई है यहां देखो, चूंकि भार और प्रयास का जो अनुपात होता है, चूंकि भार यानी कि लोड वे प्रयास यानी कि एफर्ट्स का अनुपात, चूंकि भार व प्रयास का अनुपात यांत्रिक लाभ कहलाता है, का अनुपात यांत्रिक लाभ यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज, यानी इसे अपन कह सकते हैं MA कहलाता है। चूंकि भार व प्रयास का अनुपात यांत्रिक लाभ मैकेनिकल एडवांटेज कहलाता है, इसलिए F1 भार हो गया, F1 अपॉन में F2
इज इक्वल टू R2 अपॉन में R1। यूँ कह सकते हैं, इसे एक लाइन थोड़ी सी चेंज कर दें, लाभ कहलाता है। इसलिए समीकरण 3 से देखें, F1 अपॉन में F2 इज इक्वल टू R2 अपॉन में R1, और यही क्या बन गया मेरे पास, मैकेनिकल एडवांटेज। ये लो इक्वेशन नंबर 4। मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला हो गया F1 अपॉन में F2 इज इक्वल टू R2 अपॉन में R1। अब देखो, यदि प्रयास भुजा D2 की लंबाई, अगर ये D2 का सॉरी R2 की, यदि प्रयास भुजा R2 की लंबाई अगर इससे ज़्यादा हो जाए, यानी कि मैं यूँ कह दूँ, यदि प्रयास भुजा R2 की लंबाई यदि प्रयास भुजा R2 की लंबाई भार भुजा R1 से ज्यादा हो तो, R1 से ज्यादा हो तो, अगर ऐसा हो कि R2 का मान R1 से क्या हो, ज्यादा हो तो, अर्थात R2 इज ग्रेटर देन R1 तो F1 अपॉन में F2 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 1, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, 1 होगा। यानी कि मैकेनिकल जो एडवांटेज होगा हो तो F1 अपॉन में F2 ग्रेटर देन 1, जिससे मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन क्या हो गया, 1 हो गया। अर्थात उत्तोलक कम प्रयास से अधिक भार उठाने में क्या होगा, समर्थ होगा। अतः उत्तोलक कम प्रयास से अधिक भार उठाने में समर्थ होगा। ये अपने क्लियर कर लिया है। अगर ये भुजा ज़्यादा है, बड़ी, अगर प्रयास भुजा अगर बड़ी है तो ऐसी स्थिति में कम प्रयास लगा करके भी अपन अधिक भार को उठा सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट अपन ने क्लियर कर लिया है, एक बार आप इसे नोट कर लें। अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे वो है गुरुत्व केंद्र, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ध्यान रहे, इसी चैप्टर में अपन ने शुरू में पढ़ा था द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास। यहां अपन पढ़ रहे हैं गुरुत्व केंद्र। इनमें क्या डिफरेंस है इसको अपन अब समझेंगे, या इनमें कहाँ किस जगह समानता हो सकती है उसको जानेंगे। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, एज इट ऐसे कैसे स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक अपन डाल रहे हैं हेडिंग उसकी, वो है गुरुत्व केंद्र। सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखो, अब द्रव्यमान केंद्र के साथ इसे कंपेयर करो। द्रव्यमान केंद्र है क्या? किसी भी पिंड का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जिसके परितः पिंड के सभी कणों के द्रव्यमान आघूर्णों का सदिश योग 0 होता है। अथवा अपन यूँ कहा था
कि किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जहां संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है। ठीक इसी तरह से अपन यहां परिभाषित करेंगे। तो किसी पिंड का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां संपूर्ण पिंड का भार क्या माना जा सकता है, केंद्रित। वहां द्रव्यमान को केंद्रित मान रहे थे, यहां किसको केंद्रित मान लेंगे अपन, भार को। या यूं भी कह सकते हैं गुरुत्वीय बलों के आघूर्णों का बीजीय योग जिसके परितः क्या हो, शून्य हो, वही क्या कहलाएगा, गुरुत्व केंद्र कहलाएगा। तो यहां अपन पहले इसकी दोनों डेफिनेशन लिख देते हैं। तो देखो गुरुत्व केंद्र या सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, किसी पिंड का गुरुत्व केंद्र किसी पिंड का गुरुत्व केंद्र, दोनों परिभाषा में लिख दूंगा, किसी पिंड का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां पिंड पर आरोपित कुल पिंड पर आरोपित कुल बल। किसी पिंड का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां पिंड पर आरोपित कुल गुरुत्वीय बल, पिंड पर आरोपित कुल गुरुत्वीय बल, और गुरुत्वीय बल होता क्या है, उसका भार, अर्थात उसका भार कार्यरत माना जा सकता है। किसी पिंड का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां पिंड पर आरोपित कुल गुरुत्वीय बल अर्थात उसका भार कार्यरत माना जा सकता है। ये एक डेफिनेशन दे दी है। दूसरी अपन ये कह सकते हैं मैथमेटिकली, अथवा गुरुत्व केंद्र पिंड का वह बिंदु होता है गुरुत्व केंद्र पिंड का वह बिंदु होता है, गुरुत्व केंद्र पिंड का वह बिंदु होता है जिसके परितः या जिसके सापेक्ष पिंड या निकाय, जिसके परितः है पिंड या आप इसे कह दीजिए निकाय की रचना करने वाले गुरुत्व केंद्र पिंड का वह बिंदु होता है जिसके परितः पिंड की रचना करने वाले विभिन्न कणों पर लगे गुरुत्वीय बलों के लगे गुरुत्वीय बलों पर रचना करने वाले विभिन्न कणों पर लगे गुरुत्वीय बलों के आघूर्णों कर दो, पर लगे गुरुत्वीय बलों के आघूर्णों, गुरुत्वीय बलों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। गुरुत्वीय बलों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये लो,
तो देखें, एक परिभाषा तो अपने क्या दी, किसी पिंड का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां पिंड पर आरोपित कुल गुरुत्वीय बल अर्थात उसका भार कार्यरत माना जा सकता है। अथवा दूसरी परिभाषा ये कह सकते हैं अपन, गुरुत्व केंद्र पिंड का वह बिंदु होता है जिसके परितः पिंड की रचना करने वाले विभिन्न कणों पर लगे गुरुत्वीय बलों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। अर्थात इसे अपन ऐसे जान लें, देखो भाई कैसे, जैसे मान लिया मैंने ये कोई पिंड है भाई, अब इसके एक कण ये रहा जिसका द्रव्यमान m1 है। आप जानते हैं कि भार होता क्या है, द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का जो गुणनफल है वही क्या कहलाता है, भार कहलाता है, यानी W = mg अपन उसे बोलते हैं। तो ध्यान रहे द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, पहले अपन जान लें। किसी भी पिंड का द्रव्यमान एक से दूसरे स्थान पर हमेशा अपरिवर्तित रहेगा, लेकिन भार परिवर्तित होगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होगा तो भार भी क्या होगा, परिवर्तित होगा, क्योंकि भार गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं होगा, लेकिन भार क्या होगा, शून्य हो सकता है। अगर अपन पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाते हैं तो गुरुत्व त्वरण के मान में कमी आती है। ये चीजें अपन नेक्स्ट जो चैप्टर है, 8वां जो चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण का, वहां अपन पढ़ेंगे कि गुरुत्व त्वरण के मान में किस प्रकार से ऊंचाई के अनुसार परिवर्तन आता है, गहराई के अनुसार परिवर्तन आता है, और किस प्रकार पृथ्वी के घूर्णन का गुरुत्व त्वरण पर प्रभाव पड़ता है। ये सारे पॉइंट वहां डिस्कस करेंगे। यहां अपन केवल इतना सा ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्व त्वरण का मान घटता है, पृथ्वी की सतह से भीतर जाने पर भी गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, घटता है, यानी सतह पर सर्वाधिक गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो इसका मतलब देखो हर कण के लिए, जैसे यहाँ एक कण है, ये मैंने ले लिया उस पिंड का, तो देखो इसका जो भार होगा m1g, क्योंकि g तो सभी कणों के लिए समान होगा एक स्थान के लिए। तो अगर कोई एक अन्य कोई दूसरा कण मैंने यहां ले लिया है, m2g हो गया इसका भार, एक कण मैंने यहां ले लिया है m3g, चलो एक ये और ले लेते हैं m4g, और इन सब का गुरुत्व केंद्र ये ले लिया है मैंने। अगर वस्तु बहुत छोटी है, या ये कह सकते हैं पिंड छोटा है, तो छोटे पिंड के लिए ध्यान रहे गुरुत्व केंद्र और द्रव्यमान केंद्र परस्पर संपाती होंगे, अर्थात दोनों एक ही होंगे अगर वस्तु छोटी है। लेकिन अगर पिंड या वस्तु बहुत बड़ी है, जैसे कि हिमालय पर्वत है, तो वहां इनके मान में फर्क आ जाएगा। क्यों? इसलिए परिवर्तन आ जाएगा क्योंकि द्रव्यमान तो गुरुत्व त्वरण के अनुसार परिवर्तित नहीं होगा, लेकिन ऊंचाई के अनुसार गुरुत्व त्वरण के मान में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा, यानी कि गुरुत्व त्वरण का मान ऊंचाई के अनुसार कम होगा तो उससे भार भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब पहले अपन ये जो पॉइंट लिखा है मैंने, देखो गुरुत्व केंद्र पिंड का वह बिंदु होता है जिसके परितः पिंड की रचना करने वाले विभिन्न कणों पर लगे गुरुत्वीय बलों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। अर्थात टो जी कह देता हूं मैं, गुरुत्वीय टो हो गया ना आघूर्ण, तो इसे मैं क्या कह सकता हूं, सिग्मा टो ऑफ आई, यानी सभी कणों के द्रव्यमान आघूर्ण, ये सभी कणों के गुरुत्वीय बलों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग, गुरुत्वीय बलों के आघूर्ण, ये गुरुत्वीय बलों का आघूर्ण हो गया टो जी इज इक्वल टू सिग्मा टो ऑफ आई। अब देखो टो ऑफ आई, ये तो अपन अच्छे से जानते हैं कि टो का मीन्स क्या है, आर इंटू एफ, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, आर ऑफ आई इंटू एफ, एफ का मतलब यहां क्या है, एम जी, क्योंकि भार है क्या, एक प्रकार का बल है, तो यहां मैं इसे ले सकता हूं एम ऑफ आई, और ये क्या है जी, जी सबके लिए समान होगा। ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये आघूर्ण, ये आ गया अपने पास गुरुत्व केंद्र, यानी गुरुत्व केंद्र वो बिंदु हो गया जिसके लिए सिग्मा आर ऑफ आई इंटू एम ऑफ आई इंटू जी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। वही क्या कहलाएगा यहाँ पर अपने पास, गुरुत्व केंद्र कहलाएगा। तो यहाँ गुरुत्व केंद्र का कॉन्सेप्ट अपन ने जान लिया है। अब देखो यहाँ एक चीज देख लें, चूंकि गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी, गुरुत्वीय त्वरण जो स्मॉल जी है सभी कणों के लिए समान है, स्मॉल जी सभी कणों के लिए
समान है। इसलिए अब देखो इसको अपन सोल्व करें तो यहां क्या होगा, जी को तो आप बाहर फेंक दीजिए, सिग्मा या समेशन आर ऑफ आई इंटू एम ऑफ आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, 0, या इसे ही कह सकते हैं आप सिग्मा आर ऑफ आई एम ऑफ आई इज इक्वल टू 0। ये लो, तो ये तो भाई द्रव्यमान केंद्र की स्थिति हो गई। भाई इसे मैं यूं भी तो कह सकता हूं एम ऑफ आई आर ऑफ आई। ध्यान करो द्रव्यमान केंद्र के लिए भी यही कॉन्सेप्ट लिखा था कि सिग्मा एम आई आर आई इज इक्वल टू क्या था, 0 था। अर्थात बिंदु पिंड का द्रव्यमान केंद्र भी, अर्थात ये जो बिंदु है पिंड का द्रव्यमान केंद्र भी होगा। तो यूं कह सकते हैं अर्थात गुरुत्व केंद्र, अर्थात गुरुत्व केंद्र पिंड का द्रव्यमान केंद्र भी होना चाहिए। यूं कह सकते हैं यह बिंदु अर्थात गुरुत्व केंद्र पिंड का द्रव्यमान केंद्र भी होना चाहिए। ये क्योंकि ये शर्त किसकी आई है, मेरे पास द्रव्यमान केंद्र की शर्त आ गई है। अब ये इसका होना चाहिए, इसलिए जी नियत होने पर अपन यूं कह सकते हैं अर्थात इसे एक लाइन को थोड़ा सा चेंज अपन करते हैं, यूं कह सकते हैं अर्थात यह बिंदु, यूं कहते हैं अपन अर्थात ये बिंदु पिंड का द्रव्यमान केंद्र भी होना चाहिए। इसलिए जी के नियत होने पर यूं कह सकते हैं, इसलिए जी यानी गुरुत्व त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए जी के नियत होने पर, इसलिए जी के नियत होने पर यानी छोटे आकार की वस्तुओं के लिए छोटे आकार की वस्तुओं के लिए, छोटे आकार की वस्तुओं के लिए गुरुत्व केंद्र वे द्रव्यमान केंद्र गुरुत्व केंद्र वे द्रव्यमान केंद्र संपाती होते हैं। गुरुत्व केंद्र वे द्रव्यमान केंद्र कैसे होते हैं भाई, संपाती होते हैं। परंतु यदि पिंड अगर बहुत बड़ा है, विशालकाय है हिमालय की भांति, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये मान क्या होगा, इक्वल नहीं होगा, उसका संपाती नहीं होगा। तो इस पॉइंट को भी अपन लिख लेते हैं। तो देखो अपन ने क्या देखा, किसी पिंड का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां पिंड पर आरोपित कुल गुरुत्वीय बल अर्थात उसका भार कार्यरत माना जा सकता है, अथवा गुरुत्व केंद्र पिंड का वह बिंदु होता है जिसके परितः पिंड की रचना करने वाले विभिन्न कणों पर लगे गुरुत्वीय बलों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। अर्थात टो जी इज इक्वल टू सिग्मा टो ऑफ आई इज इक्वल टू सिग्मा आर ऑफ आई इंटू एम ऑफ आई इंटू जी इज इक्वल टू 0, चूंकि गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी सभी कणों के लिए क्या है, समान है। इसलिए जी सिग्मा आर ऑफ आई इंटू एम ऑफ आई इज इक्वल टू 0। तो यह अपने पास आ गया था। फिर मैं लिख देता अर्थात यह बिंदु, ये जो बिंदु जिसके लिए 0 आ रहा है, पिंड का द्रव्यमान केंद्र भी होना चाहिए। इसलिए जी के नियत होने पर यानी छोटे आकार की वस्तुओं के लिए गुरुत्व केंद्र वे द्रव्यमान केंद्र क्या होते हैं, संपाती होते हैं। चलो ये पॉइंट एक बार आप इसे नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर अब अपन विशाल पिंड के लिए इस पॉइंट को और अपन लिखते हैं। देखो
तो देखिए मैंने लिखा था कि छोटे पिंडों के लिए द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्व केंद्र परस्पर क्या होंगे, संपाती होंगे, परंतु बड़े पिंडों के लिए ऐसा नहीं होगा। परंतु यदि पिंड, उससे आगे लिख देते हैं, परंतु यदि पिंड बहुत विशाल, पिंड बहुत विशाल जैसे हिमालय पर्वत, परंतु यदि पिंड बहुत विशाल जैसे हिमालय पर्वत, तो उसके ऊपर के कणों पर, तो उसके ऊपर के कणों पर, गौर करो, इसके ऊपर के जो कण होंगे उनका भार क्या होगा, कम, क्योंकि उस पर गुरुत्व बल क्या होगा, कम होगा। लेकिन नीचे कणों के लिए गुरुत्व बल का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो वहाँ भार क्या रहेगा, ज़्यादा। तो अपन क्या कह सकते हैं, परंतु यदि पिंड बहुत विशाल जैसे हिमालय पर्वत, तो इसके ऊपर के कणों पर गुरुत्व त्वरण का मान, उसके ऊपर के कणों पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान नीचे के कणों पर नीचे के कणों पर जी के मान की तुलना में, के कणों पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी के मान की तुलना में ऊपर के कणों पर जी का मान नीचे के कणों के मान की तुलना में क्या होता है, कम होगा। की तुलना में क्या होगा, कम होगा। इस अंतर के कारण गुरुत्व केंद्र व द्रव्यमान केंद्र यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी एवं द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास संपाती नहीं होंगे। ध्यान रखना, इस अंतर के कारण गुरुत्व केंद्र और द्रव्यमान केंद्र संपाती नहीं होंगे। लेकिन अगर पिंड या वस्तु बहुत छोटी है तो द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्व केंद्र दोनों क्या होंगे, उस स्थिति में संपाती हो जाएंगे। तो अब देखो इसी में अपन आगे क्या कह सकते हैं, ये तो अपने लिख लिया कि संपाती नहीं होंगे। गुरुत्व केंद्र क्या फर्क होगा, वो देखो, गुरुत्व केंद्र द्रव्यमान केंद्र द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कुछ नीचे होगा। गुरुत्व केंद्र द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कुछ नीचे होगा, ये ध्यान रखना। ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा कि गुरुत्व केंद्र द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष क्या होगा, कुछ नीचे होगा। तो यहाँ अपन ने गुरुत्व केंद्र वाला जो टॉपिक था वो अपन ने कंप्लीट कर लिया। तो देखो अपन ने इस लेक्चर के अंदर 2 पॉइंट अपन ने जाने, एक तो आघूर्णों का सिद्धांत अपन ने समझ लिया है,
एक दूसरा अपन एक गुरुत्व केंद्र को भी एक्सप्लेन कर लिया है। अब इन पर आधारित दो जो एग्जाम्पल्स अपनी बुक में दिए हुए हैं, सोल्ड एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल नंबर 7.8 और 7.9, उन दोनों एग्जाम्पल्स को अब अपन सोल्व करते हैं। एक बार आप इसे नोट कर लें एज इट ऐसे कैसे